सो टीम, हम इस सेशन में, आज के जो सेशन है, इस सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं HTML के बारे में। HTML, ये HTML वर्ड आप में से मैक्सिमम लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, ठीक है, कई बार सुना होगा है, ठीक है। हाँ, मैं कोड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सुना होगा एटलीस्ट, ठीक है। अब देखिए, HTML जो है वो एकदम बेसिक और सबसे इनिशियल टेक्नोलॉजी है अगर आपको वेब डेवलपमेंट में काम करना है तो। मैंने वेब डेवलपमेंट ये वर्ड इस्तेमाल किया, तो वेब डेवलपमेंट मतलब आप चाहे पाइथन में चाहिए उसमें भी वेब डेवलपमेंट है, जावा में भी है, PHP में, मतलब लगभग सभी लैंग्वेजेस में वेब डेवलपमेंट है। लेकिन रियलिटी ये है, वेब डेवलपमेंट की जो मदर लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज से सभी लैंग्वेज निकली हुई है, वो है HTML डिजाइनिंग के लिए। ओके, अगर आपको HTML आते हैं तो आप CSS में अच्छा काम कर सकते हो, उसके बाद बूटस्ट्रैप आता है उसमें अच्छा काम कर सकते हो, और आजकल आप लोग रिएक्ट JS वगैरह नाम सुन रहे होंगे, तो वो जो रिएक्ट JS है, वो अगर आपको आना है, अच्छा आपको करना है, तो आपको इसका ही नॉलेज होना चाहिए। देखिए, ये सभी की सभी चीजें ना एक स्टेप्स है, मैं आपको समझाता हूँ। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले सपोज HTML का नॉलेज आपको होना जरूरी है, उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत CSS आना चाहिए, उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप आना चाहिए, और ये सब अगर अच्छे आते हैं तब जाके आप जंप कर सकते हो। आप लोग इतने में जो सुन रहे हैं, रिएक्ट JS, नोड JS, एक्सप्रेस JS, बराबर, ये सब इसके पार्ट। कई बार मैंने लोग देखे हुए कि सर हम रिएक्ट JS का क्लास कर रहे हैं। अभी रिएक्ट JS का क्लास करने के लिए पहले तुम लोगों को एटलीस्ट इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आते हैं तुम लोगों को तो आपको रिएक्ट JS ईजी जाएगा। ये सेम वैसी बात हो गई कि आपको जावा पढ़ना है और आप डायरेक्टली एडवांस जावा पढ़ने बैठ गए। अगर तुमको C++ और कोर जावा नहीं आता तो एडवांस जावा नहीं समझ में आएगा। सेम वैसा ही ये चीज़ है, ठीक है। आपको अगर वेब डेवलपमेंट में जाना है, मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है या फिर वेब UI डेवलपमेंट करना है, तो आपको कंपलसरी है, आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसमें से जो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है HTML, ठीक है। मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में जाते हुए जो पॉइंट टू पॉइंट में लेता हूँ फटाफट, ठीक है। चलिए, सिंपल बात है, HTML का एक लॉन्ग फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक, ये आपने सुना होगा, ठीक है। इसका मैं सिंपल मीनिंग बताता हूँ। देखिए, जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसको टेक्स्ट ही बोलते हैं, लेकिन जब आप कहीं के क्लिक पे किसी दूसरी जगह पे जंप करते हैं तो उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मली वेबसाइट में क्या होता है, वेबसाइट में यही चीज होती है ना, आप कहीं पे क्लिक कीजिए, किसी मेनू पे क्लिक कीजिए, किसी इमेज पे क्लिक कीजिए, किसी बटन पे क्लिक कीजिए, आप कहीं ना कहीं जंप करेंगे, पॉइंट है। वो जो चीज है उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, इसीलिए। और ये सबसे ज्यादा, ये लैंग्वेज पहली निकली थी वेब डेवलपमेंट में, इसके बाद ही सभी लैंग्वेज निकली है। वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब डिजाइनिंग के लिए। तो जो सबसे पहली जो वेबसाइट है वो HTML में ही बनी हुई है, ओके। अब HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मेन पर्पज है वो टेक्स्ट के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो कहीं ना कहीं जंप होता है, ये एकदम बेसिक फंडा इसके अंदर है। हाँ, अब HTML बहुत बदल गया है। पहले मतलब जब हम काम करते थे तब HTML एकदम इजी, बहुत ही सिंपल सिंपल था, लेकिन अब HTML में इतने जबरदस्त, मतलब इवन ग्राफ जो है, ग्राफ चीजें बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन ग्राफ HTML में बन जाता है अभी, क्योंकि अभी जो वर्जन HTML का चल रहा है वो एक वर्जन आया हुआ है जो बहुत ही पावरफुल है, वो है HTML5, ठीक। सो HTML5 की वजह से बहुत जबरदस्त इसके अंदर वर्जन में चेंज आया और डाउनलोड फ्रेमवर्क बहुत जबरदस्त है इसके, ठीक है। सो हमें HTML5 देखना है, ओके। अब HTML में बनता क्या है, देखो मैं रियलिटी आपको बताता हूँ, इसमें हम वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी वेबसाइट होती क्या है, सिंपल है, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ये क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं वेब पेजेस। अब वेब पेज बोले तो जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए, एक काम करता हूँ मैं आपको लाइव बता देता हूँ। मान लीजिए कि चलिए मैं एक लाइव आपको शो कर देता हूँ। ये मैंने मेरा गूगल खोला, ठीक है, गूगल क्रोम, और मैंने एक काम करते हैं, मैं अपनी ही वेबसाइट ओपन करता हूँ, अपनी कंपनी की वेबसाइट ओपन करता हूँ, letsboost.com, ठीक है। ये ओपन होगी साइट। अब इस साइट में आपको अलग अलग पेजेस दिखेंगे, मतलब आपको मेनू दिख रहा है, ये मेनू है, लेकिन आपको इतना पता है कि भाई कहीं पे भी अगर आप क्लिक कर दीजिए आपको कोई ना कोई पेज ही ओपन मिलेगा, बराबर। एक
सपोज मान लीजिए मैंने क्लाइंट्स यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो क्लाइंट्स पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, तो हम दूसरे पेज पे ट्रांसफर हो गए और यहाँ पे क्लाइंट की लिस्ट आ रही है, राइट। ओके, अब ये जो है ना पेज है, ये क्लिक करने के बाद में अलग वेब पेज ओपन हुआ, ये हो गया एक वेब पेज। ऐसे ही आपके पास में कई सारे वेब पेज है। आपके इमेजिन कीजिए कि सपोज मैंने कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया, तो आपको कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म मिला, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का वेब पेज है। तो देखिए आप कितने सारे वेब पेज है इसके अंदर। जब ये वेब पेज एक जगह पे लग गए एकदम प्रॉपर, तब जाके एक वेबसाइट बनी। इसका मतलब क्या है, ये जो हमने लिखा ये फुलफिल हो रहा है कि वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जब आप कई सारे वेब पेजेस, मीनिंगफुल वेब पेजेस एक साथ जोड़ देते हो, तब जाके वेबसाइट बनती है। और वेबसाइट भी हमेशा दो प्रकार की होती है, ध्यान दीजिए। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट सिंपल है। स्टैटिक वेबसाइट मतलब ऐसी वेबसाइट जिसके वेब पेजेस पे या फिर मेनू पे क्लिक करते बराबर आपको स्टैटिक इंफॉर्मेशन मिले, जो एक एक साल 6-6 महीने नहीं बदलती। डायनामिक वेबसाइट मतलब ऐसी वेबसाइट जिसका डेटा हर बार बदलेगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं डायनामिक वेबसाइट का, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, यूट्यूब है। यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो, अगर मान लीजिए कि मैंने यूट्यूब आज खोला और मुझे अरिजीत सिंह का वीडियो दिख रहा है, और यही वीडियो मैं यूट्यूब में 2 दिन बाद खोला, तो मुझे वही वीडियो वहीं पे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूली जहाँ पे अपडेट होता है वो चीज़ हो गई डायनामिक वेबसाइट। और ऐसी वेबसाइट जो कल खुली तो भी डेटा वैसा ही है, आज खोलोगे तो भी डेटा वैसा ही है, और 1 महीने बाद खोलोगे तो भी डेटा आपको वैसे ही मिलेगा। ऐसा जो होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। क्लियर? मतलब जो एक एनजीओ की वेबसाइट होगी है, सपोज स्कूल कॉलेजेस की वेबसाइट हो गई है, जो नॉर्मली गैदरिंग होने के बाद या फिर प्लेसमेंट होने के बाद ही डेटा चेंज करती है, वो भी इवन आती है स्टैटिक वेबसाइट में। और डायनेमिक वेबसाइट बोले तो ऐसी वेबसाइट जिसका रोज ही डेटा चेंज हो रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजोन रोज ही अलग अलग प्रोडक्ट आपको दिखते हैं, वो डायनेमिक वेबसाइट होगी। डेटा चेंज इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर डेटा बेस होता है। तो ऐसी वेबसाइट जिसमें डेटा बेस है वो हो गई डायनेमिक वेबसाइट, और जिसमें डेटा बेस नहीं है वो हो गई स्टैटिक वेबसाइट। लेकिन आप चाहे डायनामिक वेबसाइट बनाओ या फिर स्टैटिक वेबसाइट बनाओ, यूआई तो आपका बनने वाला है एचटीएमएल में ही। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली वेब पेजेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, वेब पेज बना के देखना पड़ेगा, क्योंकि अबाउट अस का पेज, कॉन्टेक्ट अस का पेज, ये जब हम बनाएंगे और एक जगह पे जोड़ेंगे तब जाके वेबसाइट बनेगा ना। तो इसके लिए वेब पेज बनाने का नॉलेज आना चाहिए। तो वेब पेज कैसे बनाते हैं, सी देखिए, अगर आपको वेब पेज क्रिएट करना है तो आपको एचटीएमएल का सिंटैक्स पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको तो मालूम है हर चीज़ का कोई ना कोई सिंटैक्स होता है। इवन सी लैंग्वेज, जो बेसिक लैंग्वेज है, जो सभी आईटी स्टूडेंट को आती है, उसके प्रोग्राम लिखने का भी तो सिंटैक्स है। हेडर फाइल लिखो, मेन फंक्शन लिखो, उसके अंदर फिर कंटेंट लिखिए, बराबर फॉर्मेट है उसका कोई ना कोई प्रॉपर, और उसी फॉर्मेट को आप फॉलो करते हो। सेम जावा में अगर जाओगे तो जावा का प्रोग्राम लिखने का भी फॉर्मेट है, वैसे ही एचटीएमएल में कोड लिखने का भी एक फॉर्मेट है। ठीक है, अब बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए आपको नॉलेज होना चाहिए टैग। टैग एचटीएमएल में पूरा गेम जो डिपेंड करता है वो टैग के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जितने ज्यादा टैग पता होंगे उतना ज्यादा अच्छा नॉलेज और उतना ज्यादा अच्छा वेबसाइट आप बना सकते हैं। ठीक है, सो अगर मुझे एक जनरल एचटीएमएल का वेब पेज बनाना है तो मुझे सिंटैक्स पता होना चाहिए, सिंटैक्स। और सिंटैक्स ये है कि हमें कुछ टैग्स की इंफॉर्मेशन पहले से पता होनी चाहिए। मैं आपको एक दो टैग पहले से बता देता हूँ। देखो, हमें कुछ टैग पता होने चाहिए। पहला टैग है एचटीएमएल। अब टैग जो होते हैं ना, वो हर बार एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, एक टैग है एचटीएमएल, दूसरा टैग है सपोज टाइटल, तीसरा टैग है बॉडी। ठीक है, अच्छा, टाइटल के अंदर और एक टैग है हेड, और चौथा टैग है बॉडी। ओके, मतलब आपका पूरा वेब पेज जो है वो इन टैग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इन टैग्स का आपने सही सही इस्तेमाल किया तो हम एक वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसी टैग का इस्तेमाल करके एक वेब पेज बनाने जा रहे हैं। ओके, देखिए, वेब पेज बनाने का सिंटैक्स ये है कि हमें इन 4 टैग का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इन 4 टैग का यूज करने का टेक्निक है। सबसे पहला तो जो टैग होता है वो होता है एचटीएमएल। ओके, एचटीएमएल का प्लस पॉइंट ये है कि अगर
आपको कोई भी वेब पेज बनाना है तो आपका सबसे पहला जो चीज़ होता है कि आपको कौन सा टैग लिखना है, HTML का टैग लिखना है। देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में जाते हुए डायरेक्टली मैं पॉइंट टू पॉइंट काम कर रहा हूँ, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं कोड लिखने जा रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। मुझे एक वेब पेज क्रिएट करने का कोड लिखना है, और वेब पेज क्रिएट करने के लिए मैंने अब तक के जो समझा उससे ये पता चला कि मुझे HTML का टैग लिखना पड़ता है। तो हर टैग, अगर आप टैग लिखते हो मतलब उसको स्टार्ट करते हो तो उसका एंड भी होता है, और किसी भी टैग को एंड करने का टेक्निक ये होता है, आपने HTML लिखा और इसी को अगर एंड करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ आपने उसके आगे एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है, वो एंड हो जाएगा, दैट्स इट। मतलब मैंने क्या किया, HTML स्टार्ट किया और HTML एंड कर लिया। अब बात ऐसी है कि मुझे कोई भी अगर वेब पेज बनाना है, कैसा भी स्ट्रक्चर बनाना है, उसके अंदर ही बनाना पड़ेगा। ओके, मतलब अभी मुझे कुछ भी अगर टाइप करना है तो इसके अंदर ही टाइप करना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट टैग क्या है, नेक्स्ट टैग है टाइटल। टाइटल से क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो, टाइटल इस चीज को इंडिकेट करता है, ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, देखिए जूम किया मैंने, ये जो ऊपर चीज दिख रही है आपको, कॉन्टैक्ट अस, ये एरिया मतलब ये होता है टाइटल। प्लस आपके वेबसाइट का जो हेडर पार्ट है वो भी इंडिकेट करता है टाइटल से ही। अगर आपको कोई कोड एक्स्ट्रा डालना है, कोई CSS फाइल डालनी है, बाहर की एक्सटर्नल फाइल डालनी है, तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, मतलब वो हेड टैग भी टाइटल टैग के अंदर आएगा। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सीक्वेंस चेंज है। ये टाइटल जो है एक्चुअली वो हेड के बाद में आता है, या ऐसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेड टैग, और हेड टैग के अंदर एक्चुअली टाइटल होता है, ठीक है। देखिए अब हेड क्या है, हेड मतलब ये जो हेडर पार्ट है, ये हेडर पार्ट मैनेज करने का काम हेड टैग के अंदर होता है। अब वेबसाइट के अंदर कई बार ऐसा होता है कि CSS डालना पड़ता है, एक्सटर्नल फाइल्स डालनी पड़ती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल डालनी पड़ती है। अगर बाहर की कोई भी फाइल अगर डालना है तो आपको याद आना चाहिए हेड टैग का यूज करना है। तो हर वेबसाइट में अगर आप कोई भी वेब पेज बना रहे हो तो हर जगह पे आपको हेड टैग यूज करना जरूरी है। तो एक काम करता हूँ, HTML के अंदर अभी एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ हेड टैग, और हेड टैग को मैंने ओपन किया और क्लोज किया। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, किसी भी टैग का अगर आप यूज करते हो तो उसको ओपन करने के बाद उसको कहीं ना कहीं क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैंने क्या किया, हेड टैग को ओपन किया और क्लोज किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने हेड टैग कहाँ लिखा, HTML के अंदर ही लिखा। आपको कुछ भी HTML के अंदर ही लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर मतलब हेड मतलब हेडर पार्ट ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि हेडर पार्ट ऑफ द वेबसाइट में मुझे जो ऊपर वाला एरिया है, ये इसको बोलते हैं टाइटल, ये मैनेज करना है, तो ये मैनेज करने के लिए मुझे दूसरा जो टैग आना चाहिए वो होता है टाइटल, ठीक है। लेकिन इसकी जगह होती है, ये कहीं भी नहीं लिखा जाता है, ये आपको हमेशा हेड टैग के अंदर लिखना पड़ता है। कौन किसके अंदर लिखना है इसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, और इसका अगर 3-4 बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको ये याद हो जाएगा, सो डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और मैं इस बार यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल। टाइटल लिखा तो टाइटल को क्लोज कर देते हैं। टाइटल आप ऐसा भी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। HTML में कहा आपने एंटर मारना चाहिए और नहीं मारना चाहिए, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। आपको जहाँ सही लगे वहाँ पे एंटर लगाइए, आपको नहीं लगाना है मत लगाइए। जैसे कि यहाँ पे टाइटल में मैंने एंटर नहीं लगाया, मैंने जगह गैप छोड़ दी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टाइटल, तो टाइटल टैग करता क्या है, देखो टाइटल टैग आपका जो ब्राउजर होता है, उस ब्राउजर का ऊपर वाला जो एरिया होता है जहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना, उसको इंडिकेट करता है। आपको अगर चाहिए कि भाई सर मुझे मेरा पेज जो है रन होने के बाद में वहाँ पे ना उस पेज का नाम लिखा होना चाहिए, तो आपके दिमाग में होना चाहिए आपको कौन सा टैग इस्तेमाल करना है, टाइटल टैग, ठीक है। चलिए, आप कोई भी पेज ओपन कर दीजिए, मान लीजिए कि मैंने क्लाइंट्स वाला पेज ओपन किया, तो देखिए उसके टाइटल में क्लाइंट्स हो गए। आप अगर रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन करते तो उसके टाइटल में रजिस्ट्रेशन लिख के आना चाहिए। तो ये कर रहा है मतलब टाइटल टैग से होता है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू लक्ष्य, इतना ही लिखता हूँ, वेलकम टू लक्ष्य, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक लिखा, दैट्स इट, हो गया मेरा। और लास्ट वाला टैग जो है जिसके वजह से फ्रेमवर्क बनता है पूरा, वो होता है बॉडी, दैट्स इट। बॉडी मतलब आपकी जो वेबसाइट होते हैं उसके पूरे कंटेंट, ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया मतलब क्या होता है, बॉडी होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मुझे बॉडी चाहिए, तो बॉडी कहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिए, बॉडी हमेशा होता है HTML टैग के अंदर लेकिन हेड टैग के बाहर, या
तो मैं यहाँ लिखता हूँ बॉडी। और हमेशा याद रखना, आपको बताया मैंने कि अगर कोई भी टैग आप ओपन करते हो तो उसको क्लोज करना जरूरी है। तो देखो यार, अभी ये जो मैंने लिखा ना, ये पूरा का पूरा हो गया एक वेब पेज का स्ट्रक्चर। मतलब आपको जब भी कभी कोई भी वेब पेज बनाने की जरूरत गिरे तो एटलीस्ट आपको इतनी चीजें लिखना कॉमन है, आपको इतना लिखना ही पड़ेगा, और इसके बाद आपको जो काम करना आप कर सकते हो। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके वजह से क्या हुआ ये चेक करके देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ये एक प्रकार का HTML का वेब पेज बनाने का पहला सिंटैक्स। ठीक है, दैट्स इट। और मैं ज्यादा कुछ न करते हुए डायरेक्टली इसको रन करके दिखाता हूँ। अब मेन बात है कि रन कैसे करते हैं। ठीक है, देखो, अगर आपको कोई भी HTML का पेज रन करना है तो पहली बात आपको इसको HTML से सेव करना पड़ेगा। मैंने कोड काय में लिखा, मैंने कोड एक नोटपैड वाली फाइल में लिखा। ठीक है, वैसे तो इसका कोड आप कोई सी भी एडिटर में लिख सकते हो, कोई भी एडिटर, मतलब सबसे बेसिक एडिटर है नोटपैड। उसके बाद में नोटपैड प्लस प्लस भी आता है। उसके बाद में विजुअल स्टूडियो कोड करके है, विजुअल स्टूडियो अल्टीमेट करके है। आप अगर जावा में काम कर रहे होगे तो आपके पास में शायद इक्लिप्स या फिर नेटबीन होगा, आप उसमें भी कोड लिख सकते हो। मतलब कोई भी सबलाइन करके एक टेक्स्ट एडिटर आता है, उसमें भी आप कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट एडिटर, ये बोल रहा हूँ। लेकिन नॉर्मली मैक्सिमम लोगों के पास में जो एडिटर होता है वो नोटपैड होता है, इसलिए मैंने पहला प्रोग्राम नोटपैड में लिखा। ओके, हम पाइचार में भी लिख सकते हैं, अगर पाइथन वाले लोग पाइचार में लिखेंगे। ठीक है, ओके, पहला प्रोग्राम है इसलिए मैंने नोटपैड में लिखा। चलिए, अब क्या करते हैं, इसको रन करना है, लेकिन इसको रन करने से पहले इसको सेव करना जरूरी है। और सेव करते हैं, चलिए सेव कैसे करेंगे। गो टू फाइल एंड सेव, क्लिक कर दीजिए वहां पे। जैसे सेव करोगे वो पूछेगा आपको कि कहाँ सेव करना है। ठीक है, मैं पहले दिन से आपको एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ। आपने कभी भी नोटपैड की आपकी HTML की फाइल इधर उधर मत सेव करना। हमेशा ही काम करते वक्त कोई भी हमेशा एक फोल्डर बनाना, और उसी फोल्डर के अंदर आपके सभी पेजेस जो है वो सेव होने चाहिए। ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कई बार देखा लोगों को प्रैक्टिस करते वक्त, प्रैक्टिस में कुछ भी करते हैं, C ड्राइव में सेव कर देंगे, D ड्राइव में सेव कर देंगे, जहाँ लगे वहाँ सेव कर देंगे, पूरा कचरा कर देते लैपटॉप के अंदर। ऐसा कभी मत करो। अगर आप HTML के अंदर काम करो, आप किसी भी अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर काम करते हो, उसका एक प्रॉपर फोल्डर होना चाहिए, उसके अंदर ही आपने वो स्टोर करना चाहिए। ठीक है, इसका फायदा ये होगा कि जब आपको बैकअप लेने की जरूरत गिरेगी, आप बहुत ही इजीली बैकअप ले सकते हो। आपको क्या करना है, वो फोल्डर ही उठाना है सिर्फ, दैट्स इट। तो अभी मैं भी वैसा ही करना चाहता हूँ। देखो, मुझे इसको सेव करना है, एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ। पहले मिनिमाइज किया मैंने इसको, ये मेरा डेस्कटॉप है, खाली है, बस एक फोल्डर बना लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। चलिए, यहाँ पे आप एक प्रॉपर नाम दे दीजिए आपके फोल्डर को, जिसको भी आप, जिससे भी आप आइडेंटिफाई कर पाए। चलिए, मैं लिखता हूँ HTML प्रोग्राम्स। ओके, ठीक है, या फिर HTML प्रैक्टिस, आप जो भी नाम देना सही उचित समझे आप दीजिए। इसके अंदर मुझे स्टोर करना है मेरे फाइल्स। ठीक है, तो वापस मैं मेरे कोड में आता हूँ, गो टू फाइल, इस बार मैं सेव करूंगा, इस बार मैं मेरे डेस्कटॉप पे जाऊंगा, मेरा HTML प्रोग्राम वाला ही सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मुझे स्टोर करना। और जब भी आप फाइल का नाम दे, फाइल का नाम एकदम प्रॉपर होना चाहिए, मतलब उसको देख के समझ में आना चाहिए कि प्रोग्राम कर क्या रहा है। ठीक है, चलिए, ये मेरा पहला प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ। चलिए, HTML प्रोग्राम, मैं डायरेक्टली HTML प्रोग्राम भी लिख सकता हूँ, या फिर जो फर्स्ट पेज होता है ना HTML के, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट का फर्स्ट पेज होता है ना, उसका नाम होता है इंडेक्स, मैक्सिमम टाइम। तो आप इंडेक्स नाम से भी स्टोर कर सकते हैं, आप उसको होम नाम से स्टोर कर सकते हैं, आप उसको डिफॉल्ट नाम से स्टोर कर सकते हैं। ओके, आपकी मर्जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गलती क्या होती है कुछ लोगों से, बस नाम डाल दिया और सेव कर दिया। ऐसा नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टली सेव करोगे तो उसका देखो, उसका सेव टाइप क्या है, TXT है, तो वो एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जैसे स्टोर हो जाएगा। अपने को ऐसा नहीं करना है। हमेशा याद रखना है कि अगर आप HTML की फाइल बना रहे हो तो आपको उसको सेव करना है विथ प्रॉपर एक्सटेंशन। तो मैंने एक्सटेंशन दिया .html। ठीक है, या फिर दूसरा एक्सटेंशन है .htm, ऐसा भी स्टोर किया तो भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप HTML का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, और मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, सेव। ओके, इतना एक बोलते से कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। अब एक काम करते हैं, उस फाइल को देखते हैं कि क्या चेंज हुआ। देखो, ये HTML प्रोग्राम अपना फोल्डर है,
उसके अंदर जाता हूँ, आपको चेंज दिख रहा है, आपको एक फाइल दिख रही होगी, चलिए बड़ा कर लेता हूँ। ये फाइल तुमने अभी भी बनाई, ठीक है। हाँ, अब दिक्कत ये है कि मेरा जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है वो क्रोम ब्राउजर है, इसलिए यहाँ पे जो आइकॉन आया वो क्रोम का है। हो सकता है कि आप लोगों का बाय डिफॉल्ट ब्राउजर जो है माइक्रोसॉफ्ट एज हो, अगर नया लैपटॉप है तो वो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज ही होता है, तो उसमें ई जैसा आइकॉन आ सकता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकॉन आएगा, ठीक। या फिर ये जो फुटर में दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा आइकॉन आ सकता है। सो आइकॉन से कोई फर्क नहीं गिरता है, ब्राउजर इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आप बोलोगे कि सर इसको रन कैसे करें, एकदम ही आसान है। ये जो फाइल बनी है ना, इसके ऊपर बस डबल क्लिक कर दीजिए आप, तो ये रन हो जाएगा। चलिए डबल क्लिक करके देखते हैं। जैसे डबल क्लिक करा, देखिए आपके पास में क्या है, ओपन हुआ, एक वेब पेज ओपन हुआ है। अभी के कंडीशन में ये वेब पेज ब्लैंक है, क्योंकि तुम लोगों ने सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा किया उसका, बाकी कुछ काम ही नहीं किया। अच्छा, हमने सिर्फ एक टाइटल नाम का टैग दिया था, उसको देख लेते थे। दिख रहा है वेलकम टू लक्ष्य आईटी, ये नाम कहाँ से आ रहा, आपने जो टाइटल में लिखा वहां से आ रहा, ठीक है। मतलब एटलीस्ट आपको इतना तो भी समझा कि भाई ब्राउजर में जो हेडिंग लिखा हुआ रहता है वो टाइटल टैग की वजह से रहता है। ओके, चलिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर डालने के लिए हमें टैग्स के बारे में स्टडी करना होता है। ओके, स्टडी करते हैं। हाँ, और एक चीज, HTML का लिखा हुआ कोड अगर आपको देखना है तो आपके पास में ऑप्शन होता है, देखो राइट क्लिक, आप चाहे तो व्यू पेज सोर्स ऐसा कर सकते हो। अगर इसके ऊपर आपने अगर क्लिक किया ना, तो सिस्टम ने क्या कोड लिखा हुआ आप देख सकते हो। देखो ये वही कोड है जो आप लोगों ने लिखा हुआ है, ओके, पर आप ये चीज यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हो, ठीक है। इवन क्लोज किया मैंने, कोई भी साइट ओपन कर ले, ये साइट है, इसके पीछे HTML का कोड क्या है ये अगर देखना है तो जस्ट राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, ये है इसके HTML का कोड। ओके, अभी फिलहाल हम बेसिक लेवल पे हैं, ठीक है, तो इसको देख के कंफ्यूज ना हो, मैं सिर्फ जस्ट बताया कि हम ऐसा कोड देख सकते हैं। क्लोज, एनीवे वापस आता हूँ। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे स्टडी करना मतलब क्या, वेब पेज में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कलर चेंज कर सकते हो, इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, एक आधा फॉर्म बना सकते हो, यही चीज़ें स्टडी करना है अपने। चलिए तो करते हैं। देखिए HTML को स्टडी करना मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, टैग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो वन बाय वन टैग देखते हैं अपन, एकदम आसान, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, जो पहला ये जो किया अपन ने, ये क्या है अभी, फर्स्ट मतलब एक स्ट्रक्चर बताया कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ओके, ठीक है। सो ये मेरा प्रोग्राम है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं आपको अलग अलग टैग के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें का सबसे इजी जो टैग है ना, वो है बॉडी नाम का टैग। चलिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जो पहला टैग अपन पढ़ने जा रहे हैं अभी, वो है अपना बॉडी नाम का टैग, BODY, बॉडी, ये टैग है। इस टैग की मदद से हम पूरे वेब पेज का अपीयरेंस जब चाहे तब जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टैग को पढ़ना पड़ेगा। देखो ये टैग करता क्या है, इस टैग के, ये टैग रिस्पॉन्सिबल है आपके वेब पेज का, ये जो दिख रहा है ना आपको ब्लैंक स्पेस, इस स्पेस को पूरी तरीके से बॉडी टैग मैनेज करता है, ठीक है। तो बॉडी टैग में अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स, और आपको अगर अच्छे से टैग पता होना चाहिए तो उसके एट्रीब्यूट्स भी मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो बॉडी टैग में जो पहला एट्रीब्यूट आता है, उस एट्रीब्यूट का नाम है BG कलर, ये इसका पहला एट्रीब्यूट है, ध्यान दीजिए। और उसके नाम में ही वो क्या कर सकता है वो लिखा हुआ है। BG का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर, मतलब जाहिर सी बात है कि आप अपनी मर्जी से बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, करेक्ट ना। तो ठीक है, कैसे, देखिए सिंपल बात है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका होगा। अब ध्यान दीजिए, इसका इसको यूज कैसे कर सकते हैं, तो इसका सिंटैक्स के ऊपर से अपन ये समझ सकते हैं। बहुत ही आसान चीज है। अगर आपको एट्रीब्यूट लगाना है किसी भी टैग के अंदर, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा टैग का नाम, बॉडी, और फिर उस एट्रीब्यूट का नाम, जो भी आपको एट्रीब्यूट पता होगा, और इक्वल टू उसकी वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो, दैट्स इट। अगर ये किया आपने, इसका मतलब आप इसका यूज कर सकते हो। अब ये एक सिंटैक्स है, इसको देख के अगर मैं मेरा कोड लिखूं,
मान लीजिए कि मुझे रेड कलर देना है मेरे बैकग्राउंड को, ठीक है, तो इसी सिंटेक्स का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। मुझे करना ही क्या पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा बॉडी और एट्रीब्यूट का नाम क्या है मेरे, BG कलर और इक्वल टू जो आपको वैल्यू देनी है वो, मैंने क्या बोला आपको, रेड कलर देना है, ऐसा बोला ना, तो रेड कलर मतलब उसको नाम देना पड़ेगा, कलर का नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ रेड। इतनी एक चीज अगर मैंने लिख दी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर सच में रेड आ जाएगा। करके देखें, चलिए करके देखते हैं। ये करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मेरे प्रोग्राम में जाता हूँ वापस, ये है आपका कोड, है ना, कहाँ चेंज करना पड़ेगा, बॉडी के अंदर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, BG कलर इक्वल टू, और क्या जो आपको कलर देना है वो रेड। सेव किया, देखो सेव करने के लिए इस बार मैंने दबाया Ctrl+S, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, गो टू फाइल एंड जस्ट सेव इट, ठीक है। अब सेव करने के बाद आप बोलोगे कि सर फिर रन कैसे करना। अब देखिए खास बात यह है, अगर आपका ब्राउजर में वो पेज खुला है तो आपको रन करने की जरूरत ही नहीं है, उसको बस आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। ये ऑलरेडी खुला है ना, इसको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। जब रिफ्रेश करोगे ना आप, तब आपका ये जो पेज है, ये लिखा हुआ कोड डायरेक्टली ब्राउजर को सबमिट हो जाएगा, ब्राउजर उसको खुद ब खुद एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक। चलिए तो राइट क्लिक, रीलोड, सी, है ना, कलर चेंज हो गया उसका। अब रेड कलर आंखों को एकदम चुभता है, ठीक है, तो अपन कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको रेड कलर चेंज करने को बोला गया है, तो आप क्या करोगे, कहाँ कोड चेंज करना, इधर, यहाँ पे कोई दूसरा कलर ले लीजिए, चलिए पिंक कलर ले लेते हैं, सेव किया, ठीक है, राइट क्लिक, रीलोड, ये बाय डिफॉल्ट पिंक कलर है, ठीक, ओके। अब मतलब पिंक चुभ नहीं रहा आपको, ठीक है, ठीक है, ओके, अच्छा इसलिए पसंद है पिंक कलर, ओके। मतलब सिंपल बात है कि हमने क्या किया, कलर जस्ट चेंज कर दिया। लेकिन बात ऐसी है, देखिए हमें सभी कलर के नाम नहीं पता होते, हमें कुछ गिने चुने कलर के नाम, अब मुझे तो गिने चुने कलर के नाम मालूम है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ठीक है, बस, ठीक है। अब आपको मतलब लड़कियों को बहुत सारे कलर के नाम पता होते हैं, लेकिन इसमें और एक तरीका है, हम बाय यूजिंग कलर कोड से भी, कलर हर कलर का कोड होता है, उस कलर कोड से भी हम कलर लगा सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा लगा के दिखा देता हूँ, ठीक। देखो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हम जब वेबसाइट बनाते हैं तब हम अलग अलग कलर का इस्तेमाल करते हैं जिनके हमको नाम नहीं मालूम होते, तो कलर के कोड का भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, देखिए सिंपल है, आपको जाना है डायरेक्टली गूगल पे और टाइप कीजिए HTML कलर कोड, दैट्स इट, और जो भी पहली वेबसाइट आती है वो आपने देख लेना है, क्लिक किया, ओके। अब देखो ये कलर पैलेट है, ओके, और हर कलर का अपना एक कोड होता है। आपको तो मालूम है कि दुनिया में सभी कलर रेड, ग्रीन, ब्लू के मिक्सचर से बना हुआ है, ठीक है। तो एक हेक्साडेसिमल कलर कोड होता है ये, देखिए मतलब इस प्रकार का कलर कोड अगर चाहिए तो आपको इस कोड का यूज करना पड़ेगा, ऐसा इसका मीनिंग है। मान लीजिए कि मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, देखिए जैसे कि, चलिए यहाँ से आप ये जो बॉल है इसको घुमाओ कहीं पे भी, तो वो जो पर्टिकुलर कलर है वो आपको बाजू में दिखेगा, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। इसमें से आपने आप उसका हैश कोड उठा लेना, ये ठीक है जी। तो मान लीजिए कि मुझे ये वाला बैकग्राउंड देना है, डार्क पर्पल कलर है ना, ठीक है, तो राइट क्लिक किया, कॉपी करना है, वापस आ जाइए आप अपने कोड के ऊपर और यहाँ पे बस चेंज कर दीजिए, कॉपी एंड पेस्ट, दैट्स इट। ये करते वक्त आपने एक चीज ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका कलर कोड हमेशा इंडिकेट होता है हैश से। तुमने अगर हैश निकाल दिया तो सिस्टम गड़बड़ कर देगी, उसको नहीं समझेगा कि वो कलर है। तो मैंने बस कलर कोड डाल दिया कलर के नाम की जगह, सेव कर देना है, Ctrl+S दबाया मैंने। अब चेक कर देते हैं, इधर आए और इधर आने के बाद याद से आपको रीलोड या फिर रिफ्रेश करना है, जैसे ही करोगे वैसे आपको कलर मिल जाएगा, एकदम इजी, क्लियर। चलिए तो होप करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम आसान है ये, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो कोड लिख रहा है अपन कहाँ पे लिख रहा है, HTML में लिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज है, देखिए हम लोगों ने कई बार लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा कि लैंग्वेजेस में कोड जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब अपर केस लोअर केस का फर्क गिरता है। अगर आप सी लैंग्वेज या फिर जावा में कोड लिखोगे
आप कुछ भी डायरेक्टली अपर केस या फिर लोअर केस में नहीं लिख सकते, उसका मीनिंगफुल होता है। लेकिन एचटीएमएल में वैसा नहीं है। आप चाहे तो पूरा का पूरा अपर केस में लिखे, आप चाहे तो पूरा कोड लोअर केस में लिखे, या फिर आप चाहे तो पूरा कोड मिक्स लिखिए, मतलब बॉडी का बी कैपिटल, एचटीएमएल का एच कैपिटल, कोई फर्क नहीं गिरता। ठीक है, एचटीएमएल का प्लस पॉइंट ये है कि वो एरर नहीं बताता तुमको। हाँ, उसको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही उसको छोड़ देगा, लेकिन वो कभी भी एरर नहीं देगा आपको। ठीक है, एक आधा कंपोनेंट आपको कम ज्यादा दिख जाएगा लेकिन एरर नहीं देगा। बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है, उनको डॉट भी सहन नहीं होता। ठीक है, वो एरर देंगे तो वो बोलेगा वो मैंने रन नहीं करता। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट है, ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए, मतलब बेसिक हमको इतना तो क्लियर हुआ कि एटलीस्ट हम बैकग्राउंड कलर कैसे दे सकते हैं। इसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स हैं। ओके, चलिए एक काम करते हैं, जिस प्रकार से हम बीजी कलर देखे हुए हैं, देखो ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, एक ही एट्रीब्यूट बताया मैंने आपको, क्या, बीजी कलर, और उसका सिंटैक्स हमने बस सिंपल इस्तेमाल किया, दैट्स ओके। लेकिन एट्रीब्यूट एक नहीं है, इसके कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। आपने क्या किया, सिर्फ कलर दिया। हम चाहे तो उसको बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट्स पे बैकग्राउंड इमेज रहती है, मतलब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है और उसके पीछे बहुत सुंदर सी बैकग्राउंड इमेज है। कोई लॉगिन का पेज है, उसके अंदर बहुत बढ़िया ऐसी लॉगिन की विंडो है, बराबर। तो ये सब बैकग्राउंड इमेज से होता है। ठीक है, तो हम चाहे तो बैकग्राउंड इमेज मतलब कलर के जगह कोई इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो इमेज वाला पार्ट अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक जस्ट एचटीएमएल की स्टार्ट बताई। ठीक है, मैंने एकदम डिटेल, क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो कोडिंग पे करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका हिस्ट्री क्या है, किसने बनाया, ये चीज़ें तो तुम लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ क्या होती है, कोड लिखना। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समझना चाहिए, कैसे लिखते हैं, कैसे रन करते हैं, और क्या लिखने से क्या होता है, दैट्स इट। ओके, मैं आपको एक बार रिवाइज करता हूँ। हमने एचटीएमएल स्टार्ट किया हुआ है। एचटीएमएल में मैंने आपको 4 टैग बताए जो कि बहुत इसेंशियल है। आप एचटीएमएल का कोई भी कोड लिखिए, आपको ये 4 टैग लिखना कंपलसरी है। इस 4 टैग में एचटीएमएल, हेड, टाइटल एंड बॉडी, इतनी चीजें हैं। एचटीएमएल मेन टैग है, ब्राउजर को समझता है कि ये वेब पेज है बिकॉज ऑफ एचटीएमएल टैग। ठीक, दूसरा, एचटीएमएल के अंदर हेड टैग होता है। हेड टैग इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि एचटीएमएल कभी भी लाइव प्रोजेक्ट में अकेला नहीं है, उसके अंदर हमें आगे चल के सीएसएस डालना पड़ेगा, आगे चल के हमें बूटस्ट्रैप डालना पड़ेगा। कोई भी एक्सटर्नल फाइल, जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट जेएस है, नोड जेएस है, कोई भी एक्सटर्नल फाइल अगर ऐड करनी है तो हमें हेड टैग की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अभी आपको हेड टैग खाली खाली लग रहा होगा कि आपके हेड टैग में क्या है, सिर्फ एक टाइटल टैग ही है। लेकिन जब मैं आपको सीएसएस बताऊंगा, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट बताऊंगा, तब ये पूरा भर जाएगा। ठीक है, एनीवे, उसके बाद हमने देखा टाइटल टैग। टाइटल टैग से आपको ये समझ में आया कि जो वेब पेज आपको डिस्प्ले होता है उसके अपर मोस्ट कॉर्नर पे जो लिखा होता है वो होता है टाइटल। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक प्रकार है जिसको एसईओ बोलते हैं। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ डेवलपर्स करके स्पेशल पोस्ट होती है कंपनी में, जिनका काम होता है कि वेबसाइट को रैंकिंग में लाए, क्योंकि सेम टू सेम प्रोडक्ट बनाने वाली हजारों वेबसाइट होती है। लेकिन जब यूजर कोई वेबसाइट सर्च करता है, आप लोग जब कोई वेबसाइट सर्च कर सकते हो, आप पहले 3 लिंक के ऊपर ही ध्यान देते हो, बराबर। इसके ऊपर आपने नीचे देखते ही नहीं गूगल में। तो जिसका वेबसाइट सबसे ऊपर है उसका ही प्रॉफिट ज्यादा है। तो कंपनी में एसईओ करके एक प्रकार होता है, उस एसईओ में टाइटल टैग का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए आपको टाइटल टैग कैसे लिखते हैं, कैसे देते हैं, आपको बताना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया बॉडी। बॉडी जो मेन कंटेंट है वेबसाइट का, वो बॉडी है। ठीक है, बॉडी में आपको मैंने एक ही बताया एट्रीब्यूट, वो है बीजी कलर। और मैंने आपको ये भी समझाया कि जब भी मैं किसी चीज को बोलूँ कि ये एट्रीब्यूट है, तब तुम्हें एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने का सिंटैक्स आना चाहिए। एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने का सिंटैक्स ये है कि आप पहले टैग का नाम लिखिए, उसके बाजू में आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट का नाम लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो मैंने आपको एक एग्जांपल करके भी बताया हुआ है। मैंने एक नॉर्मल कलर चेंज करके बताया, और हो सकता है कई बार की कलर का नाम नहीं पता है, तो ऐसे सिनेरियो में हमने कलर का कोड कहाँ से उठाते हैं वो भी बताया। ठीक है, इस कोड को हेक्साडेसिमल कोड बोलते हैं। ठीक है, और वो इंडिकेट होता है हैश से। इट इज जस्ट अ कलर कोड। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहीं पे
रुक जाता है। ओके, सो टीम, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।